पिताजी, अब तो आपकी नौकरी भी पूरी हो गई है। आप लोग वहाँ गांव में अकेले क्या करेंगे? वो घर बेच दीजिए और हमेशा के लिए हमारे पास आ जाइए। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, अच्छे अस्पताल हैं। अगर कभी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हुई तो तुरंत इलाज भी मिल जाएगा। रोहन ने अपने पिता राम किशन जी से कहा तो बहू पूजा भी बीच में ही बोल पड़ी। हाँ पिताजी, आप और माँ जी आ जाएंगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा, घर भी संभल जाएगा और आपका पोता भी आपके साथ रहकर बहुत खुश रहेगा। तो आखिरकार बेटे और बहू के बार बार कहने पर सरला जी और राम किशन जी ने उनके पास जाने का फैसला कर लिया। सफ़र के दौरान सरला जी के चेहरे पर जो खुशी थी उसे शब्दों में बताना मुश्किल था। वो बार बार राम किशन जी से कह रही थी, सोचिए जी, अब हमारा पोता सोनू हमारे सामने बड़ा होगा। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, उसे कहानी सुनाऊंगी, स्कूल के लिए तैयार करूंगी और बहू पूजा की भी मदद कर दूंगी। बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती होगी, घर भी संभालती होगी, कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए। राम किशन जी उनकी बातों को सुनकर बस मुस्कुरा रहे थे। उनके मन में अपने बेटे के घर के लिए जो उम्मीदें और सपने थे, उन्हें देखकर वो कुछ कहना ही नहीं चाहते थे। धीरे धीरे करके एक एक स्टेशन छूटता जा रहा था। कई घंटे का सफ़र बीत गया और आखिरकार उनकी ट्रेन मुंबई स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर उतरे, सामने उनका बेटा रोहन खड़ा दिखाई दिया। उसके साथ उनकी बहू पूजा और उसकी गोद में उनका छोटा सा पोता सोनू था। उन्हें देखते ही सरला जी के आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे कोई माँ बरसों बाद अपने बच्चों को देख रही हो। वो तुरंत आगे बढ़ी और सोनू को अपनी गोद में उठा लिया। उसे बार बार चूमने लगी, लेकिन कुछ पल बाद उन्होंने गौर किया कि सोनू अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा दुबला और कमज़ोर लग रहा था। उन्होंने बहू से कहा, बहू, सोनू तो बहुत कमज़ोर लग रहा है। फिर तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों बहुत व्यस्त रहते हो। नौकरी के साथ घर संभालना आसान नहीं होता। अब मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने हल्की सी मुस्कान दी। रोहन ने उनका सामान उठाया और सब लोग कार में बैठकर उनके फ्लैट की ओर चल दिए। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा और सरला जी बार बार सोनू को गोद में लेकर उससे बातें करती रही, जैसे वो अपने अंदर की सारी ममता उस पर लुटा देना चाहती हो। उस समय सरला जी को लग रहा था कि आज से उनकी जिंदगी का एक नया और खुशियों से भरा अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन उस पल उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी एक ऐसी सच्चाई से टकराने वाली है जो उनकी सारी उम्मीद और सपनों की दिशा ही बदल देने वाली थी। मुंबई आने के बाद सरला जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे वो इस घर में आई, उन्होंने पूरे घर को अपना मानकर संभाल लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका मन अपने पोते सोनू में लग गया था। सुबह उठते ही बड़े प्यार से वो सोनू के पूरे शरीर में तेल की मालिश करती, फिर उसे धूप में थोड़ी देर खिलाती और उसके बाद उसे नहलाकर अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती। उनका कहना था कि इतने छोटे बच्चों को माँ के हाथ का ताज़ा और पौष्टिक खाना ही ताकत देता है। कभी वो उसके लिए दलिया बनाती, कभी सब्जियों वाली खिचड़ी, कभी सूप, कभी सूजी का हलवा। दिन भर कुछ ना कुछ बनाकर उसे खिलाती रहती। धीरे धीरे सोनू के चेहरे पर रौनक लौटने लगी। वो पहले से ज़्यादा खेलने लगा, हंसने लगा। यह देखकर पूजा भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सोनू के लिए एक आया रखी गई थी जो दिन भर उसका ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते ही पूजा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ जी, सोनू तो अब आपके साथ कितना अच्छा घुल मिल गया है। देखिए,
आपने तो उसे बिल्कुल स्ट्रोंग कर दिया है। अब कल से उस बाई का क्या काम, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। सरला जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो इस बात से खुश थी कि वो अपने पोते के साथ पूरा समय बिता पाएगी। लेकिन उस समय राम किशन जी के मन में हल्की सी कसक जरूर उठी। पता नहीं क्यों उन्हें लगा जैसे धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां सरला जी के कंधों पर डाल दी जा रही हैं। लेकिन उन्होंने उस समय इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अगले ही दिन से शांतिबाई आना बंद हो गई। कुछ दिनों बाद घर में खाना बनाने वाली महिला को भी छुड़वा दिया। वजह वही थी कि सरला जी जब सोनू के लिए कुछ बनाती थी तो साथ ही सबके लिए भी बना देती। रोहन और पूजा ने कहा, जब माँ जी इतना अच्छा खाना बना ही देती हैं तो फिर खाना बनाने वाली पर पैसे क्यों खर्च करें। यह सुनकर सरला जी तो और भी खुश हो गई। वो कहती, मुझे तो वैसे भी नौकरों के हाथ का खाना कभी पसंद नहीं आया। अब मैं अपने बेटे बहू और पोते के लिए अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। उनकी खुशी देखकर राम किशन जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए। लेकिन सच कहें तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। धीरे धीरे एक महीना बीत गया और उसी के साथ घर का माहौल भी बदलने लगा। जहाँ पहले रोहन और पूजा किसी काम के लिए सरला जी से नम्रता से कहते थे, वहीं अब उनका लहजा आदेश जैसा हो गया था। ऑफिस से आते ही रोहन ऊंची आवाज़ में कहता, माँ बहुत थक गए हैं, जल्दी से एक कड़क अदरक वाली चाय बना दो। और बहू पूजा कहती, माँ जी कल टिफ़िन में कुछ अच्छा बना दीजिए, रोज़ वही पराठा सब्जी दे देती हैं। सरला जी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन राम किशन जी उनके चेहरे के बदलते भाव पढ़ लेते थे। धीरे धीरे घर की लगभग सारी जिम्मेदारियां सरला जी पर आ गई। घर में बस एक कविता नाम की लड़की झाड़ू पोछा करने के लिए आती थी। वो चुपचाप सब देखती। उसे भी अच्छा नहीं लगता था कि रोहन और पूजा उनके साथ ऐसी बातें करें, लेकिन उसकी हैसियत ही क्या थी। अगर वो कभी उनके पक्ष में कुछ बोल देती तो पूजा तुरंत उस पर चिढ़ जाती और नौकरी से निकाल देने की धमकी देती। बेचारी गरीब घर की बेटी थी, यही नौकरी उसका सहारा थी, इसलिए वो भी चुप रह जाती। ये सब देखकर राम किशन जी के मन में बहुत दर्द होता था, लेकिन वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए चुप थे। तभी एक दिन अचानक सरला जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार से उनका पूरा शरीर तप रहा था। कविता उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। शाम को जब रोहन और पूजा ऑफिस से लौटे तो राम किशन जी ने रोहन से कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। उनकी बात सुनते ही रोहन का चेहरा तमतमा गया। वो बोला, पिताजी आप देख नहीं रहे क्या, घर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। अभी पिछले महीने ही हमने कार ली है, आधी से ज़्यादा सैलरी उसकी किस्त में चली जाती है, ऊपर से इस फ्लैट की किस्त अलग भरनी पड़ती है। पैसे बचाने के लिए ही तो हमने खाना बनाने वाली को छोड़ा है, और अब आप लोगों का खर्चा भी बढ़ गया है। अगर इलाज करवाना है तो अपनी पेंशन से करवाइए, और अगर पैसे नहीं हैं तो जाकर सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग लीजिए, लेकिन मुझे मत कहिए। उसके मुंह से ये सुनकर राम किशन जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो जिंदगी भर एक स्वाभिमान आदमी रहे, ये बात उनके दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसी पल उन्होंने सोच लिया कि आज के बाद वो रोहन या पूजा से 1 रुपये के लिए भी नहीं कहेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पैसे गांव के बैंक में थे, और उन्हें निकालने के लिए उन्हें गांव जाना पड़ता। जो थोड़े बहुत पैसे वो अपने साथ लाए थे वो भी अब पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे। उन्हें यहाँ आए हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीने में उन्होंने कभी भी अपने और सरला जी के खर्चों के लिए रोहन से 1 रुपया तक नहीं मांगा था। उल्टा अगर
घर में किसी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो वहीं अपने पास से पैसे देकर खरीद लाते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि उनकी जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी और उनके पास एक भी रुपया नहीं बचा था। सरला जी की हालत उस समय बहुत खराब थी। वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कविता धीरे से उनके पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने दुपट्टे के कोने से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और धीरे से कहा, बाबूजी, आप जाकर अम्मा जी का इलाज करवा दीजिए। उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप लौटा दीजिए। इतना कहकर वो सरला जी के पास जाकर उनके सिर पर पट्टियाँ रखने लगी। तभी पूजा की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंजी। ऑफिस से थक कर आए हैं, अब क्या एक कप चाय के लिए भी मुझे आवाज़ देनी पड़ेगी। अरे कविता, कहाँ मर गई? क्या तुझे इसी काम के लिए रखा है कि तुम उस बुढ़िया की सेवा करो? हम तुझे पैसे देते हैं या फिर वो? जा जल्दी से 2 कप चाय बना कर ला। बुखार हुआ है, कोई कैंसर नहीं जो मर जाएगी। पैरासीटामोल पड़ी होगी, पहले हमें चाय दो, फिर उसे दे देना, ठीक हो जाएगी। उस समय राम किशन जी को लगा कि वो कितना मजबूर हो गए हैं। अपनी पत्नी के लिए इस बुरे वक्त में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता था कि गांव जाने के लिए उन्हें सुबह तक ही कोई साधन मिलेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वही काढ़ा बना दें जो वो हमेशा सरला जी को सर्दी खांसी बुखार होने पर पिलाते थे। वो धीरे से रसोई में गए और अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और लौंग का चुपचाप काढ़ा बनाने लगे। तभी उनकी बहू पूजा रसोई में आ गई। उसने उन्हें काढ़ा बनाते देखा तो अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अरे बाबूजी, बस वायरल ही तो हुआ है। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। सबको होता है और ठीक भी हो जाता है। खैर, अगर काढ़ा बना ही रहे हैं तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा, और हाँ, रोहन के लिए भी। इतना कहकर उसने अपना जूठा कप सिंक में रखा और बिना एक पल रुके वापस चली गई। ना उसने ये कहा कि बाबूजी आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ, और ना ही उसने एक बार भी जाकर सरला जी का हालचाल पूछा। उस पल सच में राम किशन जी को शहर आने का इतना पछतावा हो रहा था कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। खैर, उन्होंने काढ़ा बनाकर सरला जी को पिलाया, उनके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी। राम किशन जी और सरला जी बस एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उस रात उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। एक तरफ उनका बेटा और बहू, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, और दूसरी तरफ ये गरीब लड़की कविता, जिसने उनसे कभी कुछ नहीं पाया, फिर भी उसके मन में उनके लिए इतनी हमदर्दी थी। रोहन को पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी, बैंक से लोन लिया था, कितने सालों तक उस लोन की किस्तें भरते रहे थे, तब जाकर उसे इस काबिल बना पाए थे कि वो एक अच्छी नौकरी कर सके। और जब उसकी शादी हुई तो उन्होंने सोचा था कि बहू घर में आएगी तो परिवार को जोड़कर रखेगी, उन्हें सहारा देगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। उस रात उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या इसी दिन के लिए लोग बच्चे पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसे अपमान और बेबसी का सामना करना पड़ेगा? उस समय उन्हें लगा कि अब उनके धैर्य की सीमा पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया था कि उन्हें अपने बेटे और अपने स्वाभिमान में से किसी एक को चुनना होगा, और उन्होंने इस पल तय कर लिया कि वो अपने स्वाभिमान को ही चुनेंगे। आधी रात तक काढ़े और दवाइयों की वजह से सरला जी को थोड़ा आराम मिल गया था। उनके माथे का तापमान भी कुछ कम हो गया था। उन्हें सोते हुए देखकर राम किशन जी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि वो कल ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। सबसे पहले उनका सही इलाज करवाएंगे
और फिर दोनों वापस अपने गांव लौट जाएंगे। भोर का समय था। सरला जी की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उन्होंने उनके पास बैठकर कहा, सरला, आज ही तुम्हारा इलाज करवा कर हम अपने गांव वापस चले जाएंगे, उसी घर में जहां हमने अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताई है, जहां हर मुश्किल में हम एक दूसरे का सहारा बने रहे। जब पूरी जिंदगी हमने वहां एक दूसरे का हाथ थामकर गुजार दी, तो आगे की जिंदगी भी हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। उनकी बात सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, लेकिन हमने तो गांव का घर बेच दिया था, अब हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो यहाँ रहकर ये दुख सहने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। राम किशन जी ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, नहीं सरला, मैंने तुमसे झूठ कहा था। वो घर मैंने बेचा नहीं है। असल में मैंने उसे किराए पर दे दिया था ताकि उससे कुछ पैसे भी आते रहें और हमारा सहारा भी बना रहे। मेरा मन ही नहीं माना कि अपनी मेहनत से बने उस आशियाने को बेच दूं, उस घर को जहां हमारी पूरी ज़िंदगी की यादें बसी हैं। इसलिए मैंने तुमसे भी और रोहन से भी यही कहा कि मैंने घर बेच दिया है और पैसे मेरे खाते में हैं। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छा हुआ मैंने वो घर बेचा नहीं था। बस दिक्कत इस बात की है कि वो किराया मेरे बैंक खाते में आता है और मुझे ऑनलाइन लेन देन या एटीएम जैसी चीज़ों की कोई आदत नहीं है। ज़िंदगी भर में पासबुक लेकर बैंक जाता रहा, तुम्हें तो पता ही है, और वहीं से पैसे निकालता रहा। और इस बार भी मुझे वही करना है। इस समय मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं रोहन के सहारे जीने के लिए मजबूर हूँ। बस तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। इतने में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा हो, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह होते ही राम किशन जी पहली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर निकल पड़े। घर से निकलने से पहले उन्होंने कविता को बुलाकर साफ शब्दों में कहा था, बेटा, जब तक मैं लौटकर वापस ना आ जाऊं, तुम सरला जी का अच्छे से ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके पीछे इस घर में क्या होने वाला है। बाद में जब वो लौटे तो कविता ने उन्हें जो कुछ बताया उसे सुनकर उनकी आत्मा तक कांप उठी। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि क्या सच में कोई बेटा और बहू इतने भी निर्दयी हो सकते हैं कि इंसानियत तक भूल जाएं। उस रात जब राम किशन जी सरला जी को समझा रहे थे कि उन्होंने गांव का घर बेचा नहीं है बल्कि किराए पर दे दिया है, तब कमरे के बाहर खड़ी पूजा उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। उसने तुरंत जाकर रोहन को सब बता दिया। उसी पल दोनों को ये समझ आ गया कि अगर वो गांव से पैसे लेकर लौट आए तो सरला जी का इलाज करवा कर वो उसे वापस गांव ले जाएंगे और फिर उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। शायद इसी लालच में उन्होंने वो साजिश रची जिसके बारे में राम किशन जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुबह जब सरला जी बाथरूम जाने के लिए उठी, उससे कुछ देर ही पहले पूजा ने चुपचाप बाथरूम के फर्श पर तेल गिरा दिया। जैसे ही सरला जी अंदर गई तो उनका पैर फिसला और वो ज़ोर से गिर पड़ी। वो दर्द से करा रही थी और उठ भी नहीं पा रही थी। तभी उनकी आवाज़ सुनते ही कविता दौड़ती हुई आई और उन्हें उठाने लगी, लेकिन तभी पूजा वहाँ आ गई और कविता पर चिल्लाने लगी, तुझे मैंने यहाँ घर का काम करने के लिए रखा है, इस बुढ़िया की सेवा करने के लिए नहीं। चल जाकर घर की सफाई कर और इसे यहीं पड़ी रहने दे, थोड़ी देर में खुद उठ जाएगी। लेकिन उस दिन पहली बार कविता ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज़ में सच्चाई।
उसने कहा, मैम साहब, मैं आपके घर की नौकरानी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। आपके अंदर की इंसानियत भले ही मर गई हो, लेकिन मेरे अंदर अभी जिंदा है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अम्मा जी बाथरूम में गिर पड़ी है और उन्हें कितनी चोट आई है? जब वो सरला जी को उठाने लगी तो उसे महसूस हुआ कि जिस जगह सरला जी गिरी थी वहाँ काफ़ी सारा तेल फैला हुआ था। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई साजिश है। वो किसी तरह सहारा देकर सरला जी को कमरे तक ले गई, उसे बिस्तर पर लेटाया और दर्द की दवा दी। अब दोनों के पास बस राम किशन जी के इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। वो फिर कमरे में आई और कविता पर चिल्लाते हुए बोली, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चुपचाप यहाँ से निकल जा। और माँ जी, आप भी ये दर्द का बहाना छोड़िए, काम से बचने का नाटक है ये सब। सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थी, मैंने देखा था। जाइए उठिए और हमारे लिए नाश्ता बनाइए, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। इतना कहकर उसने सरला जी को बिस्तर से लगभग खींचने की कोशिश की। तभी ये सब देखकर कविता का धैर्य टूट गया। उसने बिना सोचे समझे पूजा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूजा तो जैसे सदमे में आ गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, 2 टके की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत है कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। वो कविता पर हाथ उठाने ही वाली थी कि कविता ने उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया और बोली, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। ये हाथ अगर घर का काम करना जानते हैं तो आपके जैसे लोगों के हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। जब तक बाबूजी नहीं आ जाते ना मैं यहाँ से जाऊँगी और ना अम्मा जी को कहीं जाने दूँगी। और अगर आपने ज़्यादा अत्याचार किया तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। आपको भी पता है कि अगर पुलिस को पता चला कि आपने अपनी बीमार बुजुर्ग सास के साथ क्या किया है तो आपके साथ क्या होगा वो आप भी अच्छे तरह से जानती हैं। तभी पुलिस का नाम सुनते ही पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उस समय उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शाम तक राम किशन जी गांव से पैसे लेकर वापस आ चुके थे। जैसे ही घर में कदम रखा तो कविता ने सुबह से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनते ही राम किशन जी के अंदर जैसे आग जल उठी। उन्हें समझ में आ गया था कि यह सब कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। वो रोहन से बात करने के लिए उसके कमरे की ओर जा ही रहे थे कि तभी अंदर से दोनों की तेज बहस की आवाज़ आने लगी। राम किशन जी दरवाजे के बाहर ही रुक गए। अंदर रोहन गुस्से में पूजा पर चिल्ला रहा था, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपना असली रूप दिखाने की? अब अगर वो दोनों यहाँ से चले गए तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? हमने तो यही सोचा था कि उन्होंने गांव का घर बेच दिया है और सारे पैसे पिताजी के अकाउंट में होंगे। वो तो वैसे भी बूढ़े हो गए थे, मर ही जाते और सारे पैसे हमारे हो जाते। लेकिन अब तो सब हाथ से निकल जाएगा, ना घर मिला ना पैसे और ऊपर से उनकी पेंशन का पैसा भी वो दोनों खुद ही खर्च कर लेंगे। तभी पूजा भी पछतावे भरी आवाज़ में बोली, इसीलिए तो मैंने सुबह बाथरूम में तेल डाला था ताकि मम्मी जी गिर जाए, उन्हें गंभीर चोट लगे और उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़े तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन किस्मत भी खराब थी, इतनी चोट भी नहीं आई कि उन्हें एडमिट करना पड़े। ये सब राम किशन जी कमरे के बाहर खड़े सुन रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो वापस आ चुके हैं और उनकी हर बात अपने कानों तक पहुंच चुकी थी। उस पल उन्हें अपने आप पर शर्म आ रही थी कि वही बेटा है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था। वो इतना स्वार्थी हो गया था कि उनके घर और पैसों के लिए उन्हें अपने पास कैद करके रखना चाहता था। तभी राम किशन जी दरवाज़ा खोलकर कमरे में चले गए। उन्हें देखते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई।
रोहन की जुबान लड़खड़ा गई। वो हकलाते हुए बोला, पापा आप कब आए? तो राम किशन जी ने उसके आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैं तब आया जब तुम दोनों अपने सारे काले कारनामे खुद कबूल कर रहे थे। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि शायद उन्हें भी डर लगने लगा। उन्होंने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना गिर जाएगा। मेरे घर और मेरे पैसों के लिए तुम मुझे इस शहर की जेल में बंद करके रखना चाहते थे। तुम हमें यहाँ कैद करके हमारी ज़िंदगी भर की कमाई पर ऐश करना चाहते थे। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। कहते हुए राम किशन जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज़ में अब भी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अपनी सरला को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ, और आज के बाद मेरी संपत्ति पर कभी आँख उठाकर भी मत देखना। भूल जाना कि तुम्हारे कोई माँ बाप भी हैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सरला को किसी की ज़रूरत नहीं, और जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तब भी उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना सक्षम मैं उसे बना चुका हूँ। इतना कहकर राम किशन जी मुड़कर जाने लगे। तभी रोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो रोते हुए बोला, पिताजी ऐसा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एक और मौका दे दीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। पिताजी प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। उनकी बातें सुनकर राम किशन जी को सब समझ आ गया था कि उनके सामने खड़ा इंसान उनका बेटा नहीं बल्कि एक लालची व्यक्ति है, जिसे सिर्फ इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके जाने के बाद करोड़ों की संपत्ति और उनकी ज़िंदगी भर की कमाई उसके हाथ से निकल ना जाए। उन्होंने तो पहले ही ये योजना बना रखी थी कि गांव का घर बिका कर वो उन्हें शहर बुलाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। फिर वो दोनों बूढ़े माँ बाप उनकी दया पर जिंदा रहेंगे और वो उनके मेहनत की कमाई पर ऐश करेंगे। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनके जीवन का एक छोटा सा फैसला कि वो गांव का घर बेचने के बजाय उसे किराए पर दे आए, जो आज उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया था। अगर सच में उन्होंने वो घर बेच दिया होता तो शायद आज उनके पास लौटने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं बचता। रोहन ने कई बार उनसे कहा था कि पिताजी आप सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि आपको बार बार गांव जाकर पैसे निकालने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनका अनुभव राम किशन जी को सावधान कर रहा था, इसलिए उन्होंने पैसे अपने खाते में ही रहने दिए, और आज वही सावधानी उनके काम आ गई। उन्होंने सरला जी का हाथ मजबूती से पकड़ा और उन्हें भरोसा दिलाया कि जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देर बाद जब वो रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे तो कविता उन्हें छोड़ने आई। तभी सरला जी ने कहा, बेटा क्यों ना तुम भी हमारे साथ हमारे गांव चलो, हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहना। ये सुनते ही कविता की आंखें भर आई। उसने रोते हुए सरला जी के पैर पकड़ लिए और बोली, बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। चाचा चाची ने मुझे बस किसी तरह बड़ा कर दिया, लेकिन ना पढ़ाया और ना किसी लायक बनाया, इसलिए मुझे घर घर काम करना पड़ता है। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रख लें तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। कविता की बातें सुनकर राम किशन जी की भी आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि कविता के दिल में कितना दर्द छुपा हुआ था, लेकिन उसने कभी उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने दिया। वो हमेशा मुस्कुराकर उनका ख्याल रखती। सरला जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कविता को अपने साथ गांव ले आए। अब कविता उनके लिए नौकरानी नहीं बल्कि सच में उनकी बेटी बन गई थी। जिस घर में पहले सन्नाटा और उदासी रहती थी
वहाँ अब अपनापन और सुकून लौट आया था। सरला जी के दिल में बस एक ही कसक रह गई, अपने पोते की। कभी कभी उसकी याद में उनकी आंखें भर आती। आखिर वो उनका ही तो खून था। उन्हें लगता कि उनके बेटे की गलतियों की सज़ा उस मासूम को क्यों मिली। लेकिन दोस्तों, जीवन का सच यही है कि कभी कभी आत्मसम्मान और शांति बचाने के लिए कुछ रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, राम प्रसाद जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।